Okay, a very good morning to all of you and welcome back. CPT days are always a little hectic days, isn't it? I think you will agree with that. तो आज तो CPT था, है ना? और as per the latest news, तो things are being done in a staggered manner. Now let me explain what do I exactly mean by staggered manner. ठीक है ना? चलो, so like let's start the proceedings of the day. Finally, उस दिन हम लोग मतलब कल हम लोग नॉर्मल एक्शन के ऊपर थोड़े से डिस्कशंस कर रहे थे और उससे ये कंक्लूजन आया था कि नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड देयर वर अदर थिंग्स आल्सो दैट वी डिस्कस्ड। आई मीन, तो मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि अगर मान लो एक एन साइडेड फिगर है और उसके कॉर्नर्स पे अगर स्फीयर्स रखा हुआ चारों तरफ और बीच में एक बड़ा सा स्फीयर रख दिया है, तो इन दैट केस क्या नॉर्मल एक्शन होगा उनके बीच में? नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2 क्वेश्चन वाज दैट कि एक एक स्फीयर को पकड़ के रखने के लिए तुमको कॉर्नर से फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। तो दोज आर दी टू प्रीमाइसेस गिवन हमें। तो एक काम करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लाइक इफ दिस इज द दिस थिंग, तो लाइक एन साइडेड फिगर, तो ये हो गया उसका कॉर्नर। कॉर्नर पे एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगा। तो मैं उसका रेडियस जो है काम करता हूं, मैं इसका ले लेता हूं सपोज स्मॉल आर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो साइड का आधा होगा क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे कॉर्नर पे फिर एक और स्फीयर भी यहाँ पे एकोमोडेट करना है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या है ना, एन साइडेड फिगर है इस तरीके का और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्फीयर्स लगे हुए ठीक है करके, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, और बीच में एक बड़ा स्फीयर भी रखा हुआ। तो इनको मैं छोटा सा आर मान लेता हूं, तो लाइक स्मॉल आर, और जो बीच में बड़ा वाला है दैट इज लेट अस से कैपिटल आर। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच ऑफ द, ये जो कॉर्नर है ना लाइन है, इस पे एक मिनिमम फोर्स चाहिए। ठीक है, तो बीच में अगर एक मैं ऐसे एक बड़ा सा एक स्फीयर को रख देता हूं, लेट्स से कैपिटल आर, और ये एक एक स्मॉल आर करके है, तो इन सब पे फोर्स लगाने पड़ेंगे रोकने के लिए, ऐसे कॉर्नर्स पे, ठीक है ना। तो कॉर्नर्स पे ऐसे फोर्स लगाने पड़ेंगे लाइक दिस। इस तरीके से जो है वो चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो ट्राइंगल बनेगा, इन दोनों का जो ट्राइंगल बनेगा विजुलाइज करके इस दैट कि ये सेंटर होगा। अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वो इस एन साइडेड फिगर के सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा, दैट्स फॉर द टॉप व्यू। तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो जो स्फीयर का सेंटर होगा उसी ठीक नीचे, उसके ठीक नीचे होगा इस एन साइडेड फिगर का सेंटर, है ना। तो वो कितना होगा ना, चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं या किसी को भी ड्रॉ कर दो। तो ये कितना हो जाएगा ना, अगर मान लो ये आर होता है, या आर होता है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाई एन, एन साइडेड फिगर है तो पूरा 2 पाई है, तो एक एक एंगल कितना होगा 2 पाई बाई एन, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर ना, उसका आधा, यानी क्या होगा पाई अपॉन एन, है ना। तो ये हो जाएगा उसका आधा यानी पाई अपॉन एन, और ये आर है और मुझे ये वाला चाहिए एग्जैक्ट, मुझे ये वाला चाहिए। तो इसको मैं कुछ एल मान लेता हूं सपोज। तो एल कैसे निकलेगा, आर बाई एल इज इक्वल टू आर बाई एल इज इक्वल टू साइन पाई बाई एन, इज इक्वल टू साइन पाई बाई एन। यानी इससे क्या करना, एल आ गया, है ना। तो एल आ गया इक्वल टू आर कोसेक पाई बाई एन, ये एल आ गया। अब मैं फिगर कैसे बनाऊंगा वो देखो। अब मैं ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये टॉप व्यू, तो दिस इज द टॉप व्यू। अब मैं काम करता हूं, यहां से एक साइड व्यू बनाऊंगा, दिस साइड व्यू। अब मैं यहां से एक साइड व्यू बना रहा हूं, तो वो साइड व्यू कैसे बनेगा, तो वो साइड व्यू बनेगा, ये हो गया एल, ये जो एल लिखा है ना मैंने, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया आर प्लस आर। ये हो गया आर प्लस आर, और ऐसे नॉर्मल एक्शंस बनेंगे चारों तरफ से इस तरीके से, 3D में चारों तरफ से ऐसे ऐसे बनेंगे, है ना। तो देयरफॉर अगर ये मान लो थीटा ले लेता हूं,
तो क्या होगा ना, इनके जो n sin थीटा कंपोनेंट्स है ये सारे ऊपर की तरफ लगेंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे? हाउ मेनी कंपोनेंट्स विल बी देयर? देन देयर विल बी n कंपोनेंट्स। तो एक एक नॉर्मलेशन क्या हो गया पता नहीं, पर n sin थीटा इनटू n इज इक्वल टू, अगर इसका मास मान लो सपोज स्मॉल m है सपोज, तो दैट विल बी सपोर्टिंग द स्मॉल m। देख लो अच्छे से, अब sin थीटा चाहिए बस, है ना? तो यानी so n into, so therefore n will be how much? Therefore capital N will be equal to mg by n sin theta, ये होगा कैपिटल N। फिर वो जो कैपिटल N है वो ऐसे रहेगा इस तरीके का, हॉरिजॉन्टल, है ना? ऐसे एक कंपोनेंट भी आएगा, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा n cos थीटा, ये तो वे भी थीटा, और वही होगा f मिनिमम। So that has to balance the f minimum. So therefore इस n का जो horizontal component है वो होगा f minimum. So f minimum will be equal to horizontal component of normalization. तो normalization आ चुका है, horizontal component के उससे cos theta multiply होगा. So therefore f minimum is equal to mg by n sin theta into cos theta, यानी mg by n into cot theta, तो कितना आ गया mg by n into cot theta। अब cot theta क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये L, so that is equal to L by r plus r whole square minus L square under root of r plus r whole square minus L square। यानी फाइनली f मिनिमम कितना आ गया? mg by n into, अब L, L क्या है? r cosec pi by n upon under root of minus r square cosec square pi by, ये पूरा फाइनल। So this will be the f minimum final। ये देख लो अच्छे से एक्सप्रेशन वैल्यू। नाउ आर्यन has asked कि n की जगह 2n नहीं बनना चाहिए क्योंकि 2n स्फीयर्स है। नहीं नहीं बेटे 2n स्फीयर्स नहीं है, यहाँ पे n स्फीयर्स ही है। सोच कर देखो ना, अगर एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर होगा तो 4 स्फीयर है, 4 साइड 4 स्फीयर, तो अगर n साइडेड फिगर होगा इन दैट केस n स्फीयर्स आएंगे, और एक एक स्फीयर कुछ 3D में इस तरह उस तरह से नॉर्मलेशन देंगे चारों तरफ, तो उन सारे नॉर्मलेशंस के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो इधर से होके देखना आपस में सारे कैंसिल कर देंगे, तो दैट्स द नेट रिजल्ट है। इसलिए उस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही तुमको एफ मिनिमम देना पड़ेगा उसको बैलेंस करके रखने के लिए। दैट वाज द क्वेश्चन एंड आई थिंक नाउ दैट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। आई होप दैट्स ओके नाउ। नाउ दैट वाज द डिस्कशन ऑन नॉर्मल रिएक्शन। हमने नॉर्मल रिएक्शन पर काफी डिस्कशन, कुछ पूछ रहे हो सर? ये जो साइड व्यू आपने बनाया था वो कैसे बनाया था, एक बार फिर बता दीजिए। एक्चुअली साइड व्यू पता है कैसे बनाया? कोई भी कॉर्नर से सेंटर ऑफ द जो एन साइडेड फिगर है ना, उस लाइन को यहां से देखो तो उसके ठीक ऊपर स्फीयर का सेंटर बनेगा। ठीक है, तो स्फीयर का सेंटर कितना ऊपर मुझे नहीं पता, ये स्फीयर का सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ द बिग स्फीयर, ये वाला जिसका मैंने रेडियस लिया है कैपिटल आर, इनका तो स्मॉल आर है, तो ये हो गया आर। तो साइड व्यू में अगर देखोगे ना तो ये होगा हॉरिजॉन्टल इसका सेंटर, और ये जो सेंटर है ना ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और इससे थोड़ा ऊपर आएगा स्फीयर का सेंटर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है वो तो ये वाला है, और यहां से स्फीयर का सेंटर थोड़ा ऊपर है, ऊपर मतलब इस केस में टुवर्ड्स कैमरा हो गया, अब वो तो समझ जाओ, तो वो इतना ऊपर है, तो सेंटर से इतना ऊपर है वो, तो वही चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं।
तो अगर साइड व्यू से बनाओगे तो ऐसे ही तुमको दिखेगा ये वाला ट्रायंगल। अब क्लियर है विजुअलाइजेशन? यस, यस सर। चलो ठीक है। लावण्य has also asked a question that is साइड व्यू में थीटा के सामने वाली साइड स्मॉलर नहीं होगा? थीटा के सामने वाला, नो नो नो, ये स्मॉलर नहीं, ये हाइट ऑफ द स्फीयर। कौन सा? मोटे वाले, जो बीच में वाला जो स्फीयर है। ये जो तुम कह रहे हो ना कि इस कॉर्नर में ये वाला स्मॉलर, नहीं, ये स्मॉलर नहीं, ये होगा हाइट ऑफ द स्फीयर। ये होगा हाइट ऑफ द स्फीयर विच हैज बीन केप्ट इनसाइड, ये चीज। ठीक है ना? यस लावण्य, इज ओके नाउ? चलो अब मैं मिटा रहा हूँ रिजल्ट्स। आई होप रिजल्ट्स तो कॉपी कर लिए होंगे। अगर कुछ और डिस्कशन है तो हम कर लेंगे, ऐसे फिगर इसलिए नहीं मिटाता हूँ, बाकी मिटाता हूँ। अच्छा, हमने काफी डिस्कस कर लिया नॉर्मलेशन के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और, एंड दैट इज ऑन टेंशन। अब टेंशन पे क्या डिस्कस करेंगे वो देखो। सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं दो सिचुएशन दे रहा हूं, पहले इजी वाला, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल, एंड दैट इज, सपोज मैंने क्या किया, एक लिफ्ट लिया और 2 kg बॉडी, 3 kg बॉडी। अब ध्यान से सुनना प्रीमाइस, ये यहाँ पे 3 थ्रेड्स लगे हुए, 3 थ्रेड्स लगे हुए, तीनों थ्रेड जिस जगह पे लगा हुआ है बिल्कुल लेंथ के साथ फिट है। यानी इस बॉक्स के और छत के बीच में जो गैप है वही लेंथ ऑफ द थ्रेड है, इन दोनों बॉक्स के बीच में जो गैप है वही लेंथ ऑफ थ्रेड है, और बॉक्स के नीचे और फ्लोर के बीच में जो गैप है वही लेंथ ऑफ थ्रेड हमने लगा दिया, एग्जैक्ट मैचिंग लेंथ्स। ठीक है, सो द लेंथ्स ऑफ थ्रेड्स आर एग्जैक्ट मैचिंग, यानी एग्जैक्ट मैचिंग लेंथ्स ऑफ थ्रेड आर यूज्ड। ये प्रेमाइस है, ये कंडीशन गिवन है। अब दो क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, इसको मैं T1 मान रहा हूं और इसको T2। You have to draw the diagram of capital T versus small t, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने t लिया। A is equal to small t upwards। पहले अपवर्ड्स वाला ड्रॉ कर लो, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट ड्रॉ करो, जल्दी करो। और उसके बाद हम डाउनवर्ड्स वाला भी करेंगे, पहले इसको निपटाओ। सर हमें बस मतलब टेंशन के ग्राफ प्लॉट करना है ना? हाँ जी, T1 T2 और T3 का। ठीक है, I'm just giving half a minute maybe, you can just quickly draw it, क्योंकि ऊपर वाला केस इजी होता है, तो इसको जल्दी ड्रॉ करो। डेटा देख लो, ये ऊपर वाला मास 2 kg, नीचे वाला 3 kg है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जब जा रहा है, एक्सेलरेशन इज t, यानी टाइम वेरिंग एक्सेलरेशन है। चलो गो अहेड। चलो, I think now I've given time, so like let me also start the process. Process is that if I look at the diagram of this one, actually क्या है ना कि क्योंकि ऊपर जा रहा है तो देखो there is a pulling force, और क्योंकि एग्जैक्ट मैचिंग है तो पुलिंग फोर्स सिर्फ T1 और T2 में जनरेट होगा, इसलिए T3 का ग्राफ तो पहले ही क्लियर है। इस पर्टिकुलर केस में T3 का ग्राफ तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस केस में जो है T3 का ग्राफ तो ये हो जाएगा। मेरे पास ग्रीन पेन तो है, लेकिन कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया T3।
तो T3 तो थ्रू आउट जीरो आएगा इस केस में, तो T3 इन दिस केस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड, T2 क्या हो जाएगा ना, 30 प्लस 3T। अच्छा, अब तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसको अगर मैं बॉडी डायग्राम लेता हूं तो 30 नीचे आएगा और उसको नेट फोर्स चाहिए 3 इंटू टी, तो 30 प्लस 3T, यानी 30 से स्टार्ट होगा और 3T ऐसे। और ऊपर वाले का कैसे करेंगे ना, अगर कंबाइंड बॉडी लेता हूं तो इन दैट केस 50 न्यूटन तो डाउनवर्ड्स वेट हो गया और 5 इंटू टी, तो 50 प्लस 5T, यानी 50 और एक का तो हो गया जीरो, यानी T3 का थ्रू आउट जीरो और ये हो गया T2 का और ये हो गया T1। आई होप यू हैव ड्रॉन इट। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, लाइक नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। हमें अब एक काम करो, ये तो हो गया। I'm just pausing for a few seconds. If anybody has a query, you can ask. But I think this is a relatively easy case. अब एक काम करो, इसको अब 80, अब एक काम करो, A is equal to T, डाउनवर्ड्स हो गया। अब ड्रॉ करो, चलो गो अहेड। यानी एक्सेलरेशन इज बाय डाउनवर्ड्स एट T, यानी टाइम वेरिंग और इंक्रीजिंग भी है ना, T डाउनवर्ड्स एंड इंक्रीजिंग। अब ड्रॉ सर करो। इसमें T3 जीरो की हुई थी। और T3 इसलिए जीरो क्योंकि देखो देयर इज अ पुलिंग फोर्स अपवर्ड्स, है ना। तो देयरफॉर अगर यहाँ पे देखता हूं तो ये पूरा सिस्टम को पुल कर रहा है और ये थ्रेड मैंने पहले बोल दिया कि लेंथ्स मैचिंग दे रखा, तो टेंशन जनरेट होने का कोई कॉज नहीं बना। देखो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ टेंशन डेवलप करने का इस केस में कोई कॉज नहीं बना, इसलिए T3 जनरेट ही नहीं हुआ। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि T3 केपेबल नहीं है, T3 केपेबल था बट जनरेट होने का कॉज नहीं बना, इसलिए जनरेट ही नहीं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। Yes, I'm not getting your exact query. I mean, सर ये T1 T2 T3 का कैसे बना, एक बार फिर बता दीजिए। एक्चुअली क्या मैंने देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 3 kg का, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, 30 और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था, पिछले बार ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था और ये हो गया T2, देन इट T2 minus 30 is equal to 3 into T, तो T2 is equal to 30 plus 3T, है ना, 30 plus 3T इसका ग्राफ। सर T3 क्यों नहीं होगा, दोबारा बताना लिख दें। देखो T3 एक नीचे वाला जो पॉइंट है ना, इस पे पुलिंग फोर्स कब जनरेट होगा, तो जब ये नीचे की तरफ इसको कुछ नेट चाहिए, इसको तो चाहिए ही नहीं, इसको तो चाहिए ऊपर की तरफ, तो इसलिए उसके नीचे कोई जनरेट होने का कॉज नहीं बनता। समझो ना, ये चीज है, ठीक है। अच्छा एक और लॉजिक मैं बता सकता हूँ इज दैट, चलो एक काम करो, अगर मान लो यहाँ पे टेंशन जनरेट हो रहा है तो इन दैट केस क्या होगा ना, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे भी होगा। अगर मैं इसको काट देता हूं तो क्या एक्सेलरेशन में कोई फर्क पड़ेगा, पर फोर्स पे तो एकदम से फर्क पड़ जाएगा, है या नहीं। इसलिए उसको कॉज ही नहीं बना उस T3 जनरेट होने का, जब तक उसके कोई खिंचाव वाला टेंडेंसी ना बने। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर इस मास का टेंडेंसी देखो तो नीचे जाना चाहता है, इस पर्टिकुलर केस में ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, पिछले वाले की बात करो, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इस वाले मास का जो टेंडेंसी है ना वो नीचे की तरफ है। तो देयरफॉर ये जो नीचे वाला मास है उसका टेंडेंसी स्ट्रिंग को टाइट नहीं, स्ट्रिंग को लूज कराने का टेंडेंसी, इस वाले स्ट्रिंग टाइट कराने का टेंडेंसी नहीं है, लूज कराने का टेंडेंसी, तो देयरफॉर बनेगा ही नहीं, है ना, ये चीज। चलो सो दैट वाज अबाउट T3, जीरो आ गया। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, ठीक है। अभी भी देखो, अच्छा हाँ, यू आर आस्किंग ना, तो लाइक दूसरे बॉडी का डायग्राम के लिए मैंने क्या किया, कंबाइंड बॉडी ले ली T1 के लिए। तो कंबाइंड बॉडी अगर लेता हूं तो ये आ गया 50 और ये हो गया T1, तो मैंने क्या किया 2 और 3 कंबाइन करके 50 बना दिया। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, T1 minus 50 is equal to 5 into, तो T1 is equal to 50 plus 5T। लो जी, इक्वेशन बन गया, अब ग्राफ बना लो, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाले में,
ये वाला। तो ऑब्वियसली फिर इस बार तो ये वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। सर इस वाले में T1 हट जाएगा। वेल एकदम से तो नहीं, एकदम से तो नहीं हटेगा ना, पहले तो रहेगा, पहले तो रहेगा। ठीक है, चलो तो इसको ड्रॉ करो। Again, I'm just pausing for half a minute. You draw the graph, then I will draw, and then we will intervene. सर बोलो बोलो। सर समझ नहीं आ रहा कि T3 क्यों 0 होगा। सर अगर हम एफपीटी बनाएंगे तो फिर तो T3 की कोई वैल्यू आ रही है। मतलब अगर हम एफपीटी बना के फिर अगर करते हैं लेट एक्सेलरेशन को तो फिर तो T3 की कोई वैल्यू आ रही है। देखो मैं बताता हूँ, पता है थ्रेड में क्या होता है, जब तक कोई टेंडेंसी ऑफ दिस थिंग ना हो तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। थ्रेड रखने से टेंशन डेवलप नहीं होता, और ये नॉर्मलेशन के लिए भी ट्रू है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो लेट्स डिस्कस नॉर्मलेशन फॉर अ व्हाइल एंड देन विल कम बैक। सपोज अगर मैं एक वॉल ऐसे रखता हूँ 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे, और मैंने बॉक्स रखा है ऐसे, ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर देयर? सर 2। सर 1। सर सिर्फ ग्राउंड के साथ होगा ना कांटेक्ट? मतलब सर नॉर्मल फोर्स सिर्फ ग्राउंड से होगी एक्सर्ट। एक जने का आंसर 2 है, एक जने का 1 है। अब मैं देख रहा हूँ दूसरे का आंसर क्या है। ध्रुव शांडिल्य ने बताया 2। अच्छा नहीं, पहले 1 बता के 2 बता रहे हो। इशिता से 2, ओके। विश्वास से 2, ओके। अब सुनो, नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फिजिक्स में तभी माना जाता है जब कांटेक्ट फोर्स भी एग्जिस्ट करता हो, उसके बगैर कांटेक्ट नहीं माना जाता है। दोबारा सुन लो, कांटेक्ट तभी माना जाएगा जब कांटेक्ट फोर्स भी एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज कांटेक्ट नहीं माना जाता है। तो देयरफॉर देयर इज नो कांटेक्ट हियर बट देयर इज कांटेक्ट हियर, यानी इस केस में कांटेक्ट सरफेस इज इक्वल टू ओनली वन। कौन सा? ग्राउंड। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था नॉर्मलेशन, किसने बोला था? एंड यू आर राइट। नाउ यू माइट से नहीं, ये भी तो टच कर रहा है, ये भी तो टच कर रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कांटेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स का कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट is only when there is a normal action, otherwise it is not considered as contact. So therefore इस बार कांटेक्ट सरफेस सिर्फ यही है, ये नहीं है। ये कांटेक्ट सरफेस में गिनती हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स नॉर्मल एक्शन के थ्रू उसको प्रेस नहीं कर रहा है। हाँ, ज्योमेट्रिकल कांटेक्ट है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कांटेक्ट हम डिसाइड करते हैं कि गैप है या नहीं। और फिजिकल कांटेक्ट जो कि हम लोग फिजिक्स का आंसर देंगे, तो फिजिकल कांटेक्ट तब होगा जब नॉर्मल एक्शन जीरो होगा, सॉरी नॉन जीरो होगा, यानी नॉर्मल एक्शन एग्जिस्ट करेगा। सेम हियर आल्सो। यहां पे जरा सोचो, अब देखो, सपोज मैंने एक बॉक्स रख दिया और एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो विल देयर बी टेंशन? आंसर इज यस। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक थ्रेड लेता हूं और उसको ठीक यहां पे लगा देता हूं, और सच दैट कि थ्रेड का लेंथ और बॉक्स और फ्लोर के बीच का गैप सेम है। इन दैट केस देयर विल बी नो टेंशन डेवलप्ड, देयर विल बी नो टेंशन डेवलप्ड। समझो ना? तो देखो, अगर वहां पे लेंथ के बराबर कर दो तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। अगर मान लो लेंथ के बराबर करने के बाद अगर फोर्स का जरूरत पड़ रहा है, तो मतलब ऐसा क्यों है कि लेंथ बराबर करने के लिए टेंशन को 0 होना पड़ेगा? मतलब कि वो डिस्टेंस सेम ही रहे इसलिए। हाँ, यानी क्या हो रहा है ना, इस केस में इस वाले लेंथ के बराबर कर दिया मैंने जो गैप था, तो अभी टेंशन डेवलप नहीं होगा। टेंशन डेवलप के लिए कॉज चाहिए। सिमिलरली अब तो तुम बोलोगे यहाँ पे तो टच कर रहा है, टच तो कर रहा है ज्योमेट्रिकली, पर नॉर्मल एक्शन डेवलप नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कि वो तुमको दिख रहा है साइड साइड में दोनों लाइन बराबर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल एक्शन डेवलप हो जाए। सेम हियर आल्सो, मतलब राइट से फोर्स लगता तो करता डेवलप। कौन सा? राइट से फोर्स लगता तो डेवलप करता।
हाँ, अगर मान लो तुम ऐसे करते तो इन दैट केस तो फिर ऐसे हो जाता और ऐसे हो जाता, फिर कंपोनेंट कंपोनेंट, फिर तो और कॉम्प्लिकेटेड केस होता। तो आई एम नॉट गोइंग टू नहीं सर, मैं बॉक्स वाले में कह रहा हूँ, लिफ्ट में नहीं कह रहा। हाँ? बॉक्स में ही कह रहा हूँ, वो लिफ्ट में ग्राउंड नहीं कह वाले रहा। केस में कह रहा है सर, जो ग्राउंड पे बॉक्स रखा है वो उसमें कह रहा है कि अगर राइट से फोर्स अच्छा लगाए अच्छा तो अच्छा 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 अच्छा, इसको हाँ ठीक है, ऑब्वियसली अगर मान लो यहाँ से एक फोर्स लगाते तब क्या होता, यहाँ पे भी जनरेट होता, इन दैट केस ऑब्वियसली देयर विल बी टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल बात सही है। सर मान लेते कि ग्रेविटी जीरो ही है तो नीचे से भी नहीं लगता नॉर्मल अगर डायरेक्शन। ग्रेविटी जीरो है तो कांटेक्ट होता ही नहीं है। भाई जीरो ग्रेविटी में कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता। मान लो तुम एक चेयर में बैठे हो और वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट का मान लो तार टूट गया, तो लिफ्ट इज कमिंग फ्री फॉल ना, यानी अब हम चेयर के ऊपर भले ही ज्योमेट्रिकली बैठे रहेंगे तो हम कांटेक्ट नहीं मानेंगे, एटलीस्ट फिजिक्स के कांटेक्ट नहीं मानेंगे। ज्योमेट्रिकल कांटेक्ट तो चलो चलता रहेगा, दैट्स ओके, आई मीन, बट फिजिक्स का कांटेक्ट नहीं माना जाए। फिजिक्स का कांटेक्ट प्योरली बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली नॉर्मल एक्शन, यानी नॉर्मल फोर्स। अब ठीक है, चलो। सो देयरफॉर इनिशियली क्या होगा, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो देयरफॉर इस बार क्या होगा ना, T1 है ना, इस बार डाउनवर्ड्स है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है कि जब तक इसका एक्सेलरेशन 10 के बराबर ना हो तो T3 विल नॉट प्ले एनी रोल, यानी इस बार T3 पूरा जीरो नहीं होगा, इस बार T3 जीरो होगा सिर्फ 10 सेकंड तक। मैं ग्रीन कलर में T3 ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, ग्रीन कलर में T3 ड्रॉ कर रहा हूं, तो T3 जीरो होगा 10 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि 10 सेकंड तक ये ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही फ्री फॉल स्टार्ट होगा तो ये जो थ्रेड है ना, ये उसको अब खींचने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लो हो गया 11, 12, 13, 14, तो ये थ्रेड क्या करेगा, अब इस मास को जबरदस्ती 14, 15 एक्सेलरेशन से नीचे लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जितना गैप है उतना ही लेंथ के बराबर हमने थ्रेड लगा दिया। तो अभी तक तो टेंशन डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि उसका कॉज नहीं था, जरूरत नहीं था, अब जरूरत। अब पता है क्या होगा, अब पता है क्या होगा, चलो मैं पूछ लेता हूं एक बार, देखता हूं किसका क्या ओपिनियन है। टी ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स में नवांश बताओगे बेटे, नवांश, नवांश कैन यू बी ऑन एयर बेटे जल्दी। ओहो, सानवी, सानवी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू गेट थ्रू। कार्तिक जिंदल, देखो मैंने 3 को ट्राई किया। कार्तिक जिंदल, कैन यू बी ऑन एयर बेटे। ओके, नाउ लेट मी ट्राई अनदर वन, देखते हैं। शौर्य असवाल, शौर्य असवाल, वेरी गुड। यस शौर्य असवाल, कैन यू बी ऑन एयर बेटे। चलो लेट मी ट्राई समबडी एल्स। सुमंत आनंद, सुमंत, सुमंत आनंद, कैन यू बी ऑन एयर बेटे। सॉरी असवाल, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द माइक सॉफ्टवेयर। अब ये तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कि यू स्टार्ट आंसरिंग कि मेरे माइक प्रॉब्लम हो रहा है, यू स्टार्ट आंसरिंग विद मैसेजेस। हाँ चलो ओके, वंश कैन यू बी ऑन एयर बेटे। अच्छा वंश के तो माइक्रोफोन ही नहीं दिख रहा है मुझे। वरुण, वरुण कैन यू बी ऑन एयर बेटे। वरुण, सब पता चलता है क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। वरुण कैन यू बी ऑन एयर बेटे। अब एक एक करके सब आंसर करने लगता है मैसेजेस के, मेरा माइक प्रॉब्लम है। सबको माइक प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो लेट मी ट्राई समबडी एल्स।
आर्यन, आर्यन बेटे। हाँ सर। अच्छा Yes, आर्यन, एक sir, बार yes, इस केस में आर्यन, इस केस में ये बताओ कि टेंशन किसका जीरो होगा once t is greater than 10 seconds? सर T1 का होना चाहिए सर। ओके, नवांश की, ओहो, इसमें दिक्कत आएगा। अच्छा चलो, अच्छा इसके पहले तो किन दोनों के बीच में बोल रहे हो आप कंपेयर करने के लिए? नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था कि once the acceleration of the lift downwards exceeds 10 फिर क्या होगा, ये जानना चाह रहा था। तो जैसे 10 एक्सीड करेंगे, अगर ये थ्रेड नहीं होता, तो क्या होता, सारे टेंशन खत्म हो गए होते, है ना? क्यों? क्योंकि फ्री फॉल हो जाता, इसलिए। तो देखो 10 सेकेंड्स पे सबका टेंशन खत्म, T1 भी खत्म, T2 भी खत्म। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, a इज इक्वल टू t है, तो यानी t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0, यानी t इज इक्वल टू 0 यहां पे हो जाएगा 70 न्यूटन और यहां पे हो जाएगा 30 न्यूटन। उसके बाद रिड्यूसिंग मोड में आएगा, यानी ये हो गया 30, ये हो गया 70 और ये आ गया। सर 50 होगा ना 70 की जगह? सॉरी, यस सर 50। 50, ठीक है ना? यानी 3 और 2 मतलब हो गया टोटल 50 न्यूटन, तो 50, और उसके बाद क्या होगा ना, 0 हो जाएगा। कब 0 होगा ना, एट t इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। यानी t इज इक्वल टू 10 पे 0 हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, T1 खत्म हो जाएगा और यहां पे टेंशन T3 अब जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब T3 में कॉज आया है, क्योंकि रिलेटिव टू द लिफ्ट अभी ऊपर जाना चाहता है, रिलेटिव टू द लिफ्ट अब ये मास ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि ये फ्री फॉल चल रहा है अभी। तो देयरफॉर अब T3 जनरेट स्टार्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट अब T3 जनरेट होगा। तो इसलिए अब फ्री बॉडी डायग्राम बदल जाएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो जाएगा कि अगर मैं इसका देखता हूं तो एक T3 इधर होगा और ऊपर वाले में क्या होगा, T1 खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर ऊपर वाले में T1 तो ये था, तो वो T1 अब 0 हो गया, ये देखो अब ये T1 0, ठीक है। T2 भी अब जनरेट होना स्टार्ट होगा, अभी देखते हैं कितना होगा। तो ऊपर T2 हो गया और इस वाले का 20 है ना, इस वाले का 20 है, ये T2 है, T1 तो खत्म है। अब मैं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ले लेता हूं, तो इन दैट केस क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा इसका आ जाएगा T2 प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये आ गया, ठीक है। देख लो अच्छे से, इसका आ गया। तो इसका स्लोप क्या हो गया, ये हो गया T2, ठीक है, ये वाला। तो T2 का स्लोप अब हो गया 2, तो यानी क्या होगा, पिछले बार स्लोप 3 था, तो इस बार स्लोप 2 है, यानी अब T2 ये आ गया, -20 प्लस 2 आ गया T2। और T3 का क्या होगा, मैं T3 के लिए काम और भी कर सकता हूं कि मैं एक काम करता हूं, मैं पूरे 50 का ही ले लेता हूं, तो 50 का ले लेता हूं और T3 ले लेता हूं। ये अल्टरनेट डायग्राम है। ये अगर तुम मान लो, ये डायग्राम तब है अगर तुम इसको 3 kg को लेते और ये 2 kg वाले का, और अगर तुम कंबाइन लेते हो लेट्स से 5 kg, तो 5 kg के लिए ये आ गया, ये देखो, यानी क्या ना T3, तो देयरफॉर इस बार आ जाएगा T3 प्लस 50 इज इक्वल टू 5a, यानी 5, यानी T3 माइनस 50 प्लस 5t आएगा। तो देयरफॉर इस बार जो एक्सेलरेशन होगा इसका, ये आएगा 5, इस तरीके से। ये T2 ऐसे करके ऐसे, T3, अच्छा ये तो T3 है ना, तो T3 तो मैं ग्रीन में बना रहा था, तो ये हो गया T3, दिस इज T3 नाउ, ठीक है, दिस इज T3 फाइनल। तो T3 क्या हो रहा है ना, पहले 0 फिर बढ़ेगा,
T2 ऐसे आके फिर ऐसे हो गया, उसके इक्वेशन स्लोप जो है देख लेना, अपने आप देख सकते हो, है ना। स्लोप अब कितना हो गया, tan इनवर्स 2, पहले था ये tan इनवर्स 3, अब ये स्लोप हो गया tan इनवर्स 2, और ये स्लोप हो गया tan इनवर्स 5। ठीक है, दैट्स इट। अब अपने आप देख लो, नाउ आई थिंक थिंग्स आर ओके। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, हमें जो है पैटर्न ऑफ टेंशन एट एनी टाइम आ गया आफ्टर एक्सेलेरेशन हैज एक्सीडेड 10 आल्सो। देखो ओके, ध्रुव हैज आस्क्ड कि स्ट्रिंग वुड हैव हैड स्लैक। हाँ, स्ट्रिंग स्लैक होगा, लेकिन कौन सा हो रहा है, ये वाला स्ट्रिंग अब स्लैक हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली ये T3 नीचे खींच के ला रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ 10 से ज्यादा होना है। तो अगर तुम बॉडीज को ऐसे ही छोड़ दो ना, तो एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा नहीं होता। ये देखो, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो देखो हाथ में जल्दी से नीचे लेके आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है ना, 10 से ज्यादा नहीं होता नॉर्मली। लेकिन इस बार इस स्ट्रिंग के कारण क्या होगा, अब ये 10 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये खींच के लेके नीचे लेके आ रहा है। तो वही तुमको यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ यू कैन सी वंश सेज की प्लीज एक्सप्लेन द T1 अगेन। मैंने वैसे तो एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्टली कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या वंश, एनीथिंग स्पेसिफिक? वंश एनीथिंग स्पेसिफिक यू कैन आस्क हमें। सर Otherwise, फिर we graph हम को सर मतलब ऐसे कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि टेंशन मतलब सर स्ट्रिंग स्लैक कब होगी, जैसे सर जैसे जो पहला वाला केस था उसमें। नहीं, देखो पॉइंट इस पता क्या है कि ऐसे नहीं कि ये थ्रेड हमेशा स्लैक ही होगा। इट इज जस्ट दैट अगर तुम सिर्फ एग्जैक्ट लेंथ फिटिंग कर दो, एग्जैक्ट अगर लेंथ फिटिंग कर दो, तो इन दैट केस स्लैक हो। ये चीज है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट इंक्रीज। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। चलो एक काम करो, एक ऐसे ट्रॉली टाइप का ले लो, चलो ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, और यहाँ पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मैचिंग लेंथ का थ्रेड ले रहा हूँ। तो एग्जैक्ट मैचिंग लेंथ का थ्रेड यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, और मान लो इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये बताओ, अगर ये T1 है, T2 है, T3 है, तो क्या होगा? क्यों किसी का जीरो होगा क्या? किसी का जीरो होगा क्या, बताओ जरा। चैट कर दें। हाँ, कौन सा वाला, T1, T2, T3? देखो क्या हो रहा है, जैसे तुम इसको इस बॉडी को वो करोगे, इस सिस्टम को एक्सीलरेट कराओगे, तो ये वाला बॉडी रेस्ट पे रहना चाहता है, ये वाला बॉडी रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर ये थ्रेड नहीं होता तो क्या होता ना, ये दोनों थ्रेड स्लैक कर गए होते, हो गया। लेकिन जैसे ये थ्रेड दिया तो इसने क्या किया, ये टाइट हो गया, यानी अब इसका एक्सेलरेशन इसके साथ मैच हो गया। अब समझ में आ गया? चलो, अगर मान लो ये थ्रेड नहीं हुआ होता, मान लो अगर ये थ्रेड नहीं हुआ होता और अगर तुम इस सिस्टम को एक्सीलरेट कराते, तो ये वाला स्ट्रिंग स्लैक रहता, स्लैक हो जाता रादर, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने ये थ्रेड दिया, तो इस थ्रेड ने क्या किया, इस बॉडी को एक्सीलरेट कर दिया और उसका जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो डाल दिया। तो अभी भी इसके ट्रांसफर होने का तो अभी कॉज बना ही नहीं है ना। इसमें और इसमें फोर्स डेवलप होने का या थ्रेड में टेंशन डेवलप होने का कॉज बना है, पर अभी तो इसमें कोई कॉज ही नहीं बना, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट तो इसी सिस्टम के अंदर नेचुरली एनीवे एक्सीलरेट कर रहा है। तो फर्दर हाँ, अगर इसके पीछे एक बॉक्स और रखते तो इसमें टेंशन डेवलप होता ना। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉक्स रिलेटिवली पीछे जाना चाहता, तो ये थ्रेड उसको जाने नहीं देगा। तो देखो अब जाके यहाँ पे टेंशन डेवलप होता। लेकिन मैंने क्या किया, बॉक्स नहीं रखा है, मैंने क्या किया, इसी व्हीकल के एंड में बिल्कुल लेंथ को मैच करके बनाया, यानी अभी भी, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो सेम हो गया ना। तो टेंशन डेवलप होने के पीछे कोई कॉज ही नहीं बना अभी तक। कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन का टेंडेंसी बनेगा और उसमें पुलिंग फोर्स का जरूरत है, तब जाके टेंशन डेवलप होगा। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, और इसका भी ए है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन बनने का टेंडेंसी नहीं है, और ये थ्रेड के लेंथ हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। देयरफॉर ये स्लैक था और स्लैक रह जाएगा। जैसे अगर मान लो एक्सेलरेशन नहीं है तो तीनों स्लैक है, जब एक्सेलरेशन इस व्हीकल का नहीं है तो तीनों स्लैक था। अब एक्सेलरेशन जैसे ही जनरेट हुआ तो यहाँ पे टेंशन चाहिए, यहाँ पे अभी भी इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई टेंशन डेवलप होने का कॉज नहीं बना।
इसलिए ये स्लैक रहेगा इस बार, ठीक है। आई होप नाउ दैट पॉइंट इज क्लियर। चलो, कैन वी नाउ गो अहेड देन, लेट्स गो अहेड देन, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है, कनेक्टेड बॉडीज। तो अगर मान लो कनेक्टेड बॉडीज में मल्टीपल बॉडीज हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो इजी एग्जांपल, दिस कॉल्ड एज एटवुड मशीन। ये तो खैर बहुत ही इजी एग्जांपल है, लेकिन एटवुड मशीन में एक एग्जांपल सॉरी असम्पशन है। दिस एटवुड मशीन, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, ठीक है। इसमें लेकिन एक assumption है, assumption is that pulley and thread are frictionless. So you might say अगर फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, वो भी हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं, उसका बाद में आएगा टर्न, लाइक काफी बाद में आएगा, अभी नहीं। तो अभी फिलहाल तो हम लोग फ्रिक्शनलेस लेके चल रहे, प्लस लेंथ ऑफ द थ्रेड कांस्टेंट होता है, तो इसलिए कांस्टेंट क्या हो गया ना, इसका अगर एक्सेलरेशन a होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा। मुझे नहीं पता वैसे तो कौन नीचे आएंगे, बट लेटेस्ट से अगर ये नीचे आ रहा है तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएंगे उतने से ऊपर जाएंगे, तो यानी इसका क्या होगा ना, ये टेंशन T हो गया, ये टेंशन T हो गया, T हो गया, T हो गया, यानी क्या हो गया ना, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, और इसके लिए हो जाएगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू G, और जो टेंशन बनेगा वो बनेगा 2M1 M2G बाई M1 प्लस M। देख लो, 2M1 M2G बाई M1 प्लस M। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हो गए, तो लाइक दीस आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज डायरेक्टली आल्सो। प्लस क्या है ना, अगर मान लो यहाँ पे छत पे जो फोर्स होगा, ठीक है ना, ये वाला फोर्स कनेक्टिंग बिटवीन द टू, ये कैसे हो जाएगा ना, अगर ये T और T होता है तो यहाँ पे क्या होगा 2T। Here again we are assuming pulley is massless. पुली में अगर मास होगा तो उतना ऐड कर देना, mg वगैरह जो भी होगा उसका वेट ऐड हो जाएगा, तो therefore this is 2T. This is why to keep this pulley in equilibrium, so that T downwards और एक 2T upwards, that is assuming the pulley is massless. यानी एक और assumption हम कर रहे हैं, that is pulley is therefore अगर मान लो पुली स्टैटिक है तो आई डोंट थिंक क्वेश्चंस में कुछ यू नो कुछ खास दम, तो वो आई थिंक इजी टू डू क्वेश्चंस है, आई थिंक यू कैन मैनेज, ठीक है। अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कि अगर पुली स्टैटिक नहीं है तो क्या करें। दिस इज कॉल्ड एज एन एटवुड मशीन। लेट्स मूव ऑन नाउ। सेम चीज यहां पे आ गया, अब मान लो मैं पूछता हूं इसका एक्सेलरेशन विदाउट राइटिंग इक्वेशंस, क्विकली टेल मी द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। विदाउट राइटिंग इक्वेशंस क्विकली टेल मी द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। थोड़ा जल्दी बताओ, 5 सेकंड्स काउंटिंग के बीच में आंसर आना चाहिए। ओके, नवांश has given a quick answer. Shashwat has also given the correct answer. ठीक है, आदित्य has also given the correct answer. ध्रुव also. ध्रुव तुमने क्या कर दिया, टेंशन को कर दिया 30 न्यूटन ना, टेंशन 30 न्यूटन नहीं होगा। इशिता has given 25/4 and 50 ना, ये भी नहीं होगा बेटे, इसमें से एक करेक्ट है, दूसरा गलत हो गया, ठीक है, दूसरा गलत हो गया बेटे, ठीक करो। ओके चलो ठीक है, इसमें हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल मेथड है, एंड दैट इज, इसका तो कोई ड्राइविंग फोर्स तो है नहीं, ये तो टेबल पे बैठा हुआ है। ड्राइविंग फोर्स बोलते इसका अकेला का ही है 50 न्यूटन, दिस कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्स। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या आ गया ना, 8 kg, बस दैट्स इट, 50/8, सो सिंपल। इसके लिए इसका एक विजुअलाइजेशन है, हम विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं वो देखो। हम इसको विजुअलाइज ऐसे करें कि इसको ऐसे सीधा कर दें,
तो हम इसको विजुलाइज ऐसे कर रहे हैं कि ये अब हो गया 5 kg, तो इसका हो गया 50 न्यूटन, और इसका तो कुछ भी नहीं, तो ये 3 kg और ये 5 kg, यानी अकेला 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो 50/8 आ गया एक्सप्रेशन। और वो 50/8 अगर एक्सेलरेशन चाहिए 3 kg मास को, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ दिस बॉडी, यानी 150/8, यानी 50/8 इनटू 3, ये हो गया टेंशन। वही टेंशन इधर भी होगा, वही टेंशन इधर भी होगा, वही टेंशन इधर भी होगा। देख लो, दैट्स इट। ठीक है, अब लो देख लो। So that's how we can quickly get the answer to such questions. और ये एटवुड मशीन भी मैंने ऐसे ही बताया, एक का M2G, एक का M1G, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, ये देखो, है ना। एटवुड मशीन में यही हुआ था, M2G माइनस M1G बाय M1 प्लस M2, आगे एक्सेलरेशन, बस उसी तरीके से टेंशन भी निकाल सकते, है ना। So therefore this driving force approach या method is an interesting and a easy method to solve such questions. मैं एक आध और दे दूंगा as an exercise, ठीक है। जैसे अगर इंक्लाइन प्लेन होता है, जैसे अगर वर्टिकल मास होता है तो ड्राइविंग फोर्स mg होता है, हॉरिजॉन्टल मास में ड्राइविंग फोर्स 0 होता है, और अगर इंक्लाइन प्लेन होगा ये mg होगा, ये देखो ये mg हुआ, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये देखो, ठीक है। अब मुझे कोई बताएंगे, मे बी somebody will just point out, I mean, भूमिका, कैन यू बी ऑन आवर बेटा, भूमिका, भूमिका, यस सर। ओके बेटा, ये बताओ कि ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। सर ये mg cos थीटा। अभी कैसे बता रहे हो, एक मिनट। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, तो यस सर। गैस मत करो, अच्छे से बताओ। mg sin थीटा। mg sin थीटा, चलो दैट्स राइट। एक्चुअली क्या देखो, अगर ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो फिर क्या होगा, ये थीटा हो गया, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये चीजें थोड़ा सा जल्दी जो है माइंड में हिट करना चाहिए सब, बल्कि इसको तो आप याद ही कर लो कि इंक्लाइन प्लेन पे वेट का कंपोनेंट जो डाउनवर्ड होता है वो होता है mg sin थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है mg cos थीटा। ये काम का चीज है, तो याद ही कर लो तो अच्छा है। अब देखो ड्राइविंग फोर्स मैंने 3 बताया, वर्टिकल का mg, हॉरिजॉन्टल अगर टेबल के ऊपर मास है तो देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, और अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो इन दैट केस mg sin थीटा। चलो नाउ लेट्स सी। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अगेन उसका आंसर बहुत जल्दी जल्दी देना है। एक्सेलरेशन, टेंशन, 5 गिनती के पहले आंसर दो। 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, आंसर्स कुछ कुछ आने लगे हैं। देयर आर सम आंसर्स व्हिच आर कमिंग अप। ठीक है, आदित्य 3 दिए हैं, शाश्वत ने 23 क्या दिया बेटे, शाश्वत ने टेंशन के वैल्यू चेंज करके 3 कर दिया। ना 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 सर वो टाइपिंग एरर हो गया था 20। चलो कोई बात नहीं। विश्वास ने भी एक्सेलरेशन 3 दिया है, लावण्य ने भी 3 दिए हैं, और ठीक है, आर्यन ने भी दिए 3 and 30, आदित्य ने भी 3 and 30, ध्रुव ने भी 3 दे दिए, योग 3 दे दिए। चलो ठीक है, तो इट्स एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स है कितना है ना, इसका ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा यानी 30 न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन। mg तो 100 हो गया, इंटू साइन थीटा मतलब 3/5, तो 60 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो गया 10 + 10 20, तो एक्सेलरेशन हो गया 60/20 एंड दैट इज 3। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो उसको एक्सेलरेट कराने के लिए क्या चाहिए, टेंशन 30 न्यूटन चाहिए, यानी T = what 30 न्यूटन। चलो ठीक है, एक्सेप्टेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
टोटल ड्राइविंग फोर्स वाला तरीका सर ये हमेशा काम करेगा ना? नहीं, नॉन मूवेबल पुली, टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, वहां काम करेगा। नॉन मूवेबल पुली, टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी नेक्स्ट बताओ। ओके, एक्सेलरेशन टेंशन, जल्दी। एक्सेलरेशन टेंशन, अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। ओके, एक्सेलरेशन का सबने आंसर दे दिया 1। शीर्ष, आदित्य, युग तुमने 150 क्या दिए टेंशन का आंसर? ठीक है, लावण्य 1, सबने 1 दे दिया, आदित्य ने भी 1 दे दिए, आर्यन, विश्वास, शीर्ष, चलो ठीक है, सबने 1 देना शुरू कर दिया। यानी हो क्या रहा है, इस बार इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो 80, इसका ड्राइविंग फोर्स होगा 60, तो नेट ड्राइविंग फोर्स 20, तो 20/20, यानी ए हो गया 20/20, यानी 1। सिंपल। अब टेंशन, टेंशन कितना चाहिए? टेंशन कितना आ रहा है? अक्षत ने दिया है 70, विश्वास ने 70 दिया है, लावण्य ने 50 दिए हैं। ओके, चलो इंटरेस्टिंग। आर्यन ने 70 दिए, शीर्ष ने 70 दिया। 70 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? देखो, अल्टीमेटली ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट के 60 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब डाउनवर्ड इन द सेंस कि ग्रेविटी का कंपोनेंट डाउनवर्ड 60 है, लेकिन इसको ऊपर जाना है, एक्सेलरेशन a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसको नेट फोर्स कितना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज आफ्टर ओवरकमिंग 60। तो मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए 10, यानी 10 न्यूटन फोर्स है आफ्टर ओवरकमिंग 60, यानी यहाँ पे क्या टेंशन चाहिए? 70 न्यूटन। तो देयरफॉर टेंशन इज 70 न्यूटन। नाउ यू माइट से मैं इसके लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं, उससे भी आंसर यही आएगा, डोंट वरी। कैसे? देखो, इसके पास 80 न्यूटन फोर्स है और इसकी एक्सेलरेशन इधर सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी इस तरफ 80 न्यूटन रहते हुए भी इसको एक्चुअली चाहिए सिर्फ 10 न्यूटन, बट इसके पास ऑलरेडी 80 है, यानी कोई अपोज भी कर रहा होगा, तो यानी कौन अपोज कर रहा होगा? 70 न्यूटन का अपोजिशन। यानी इससे भी अगर कैलकुलेट करते हो तो इससे भी 70 न्यूटन ही आता है, ऐसे नहीं कि अलग आ जाता। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना? चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। Again the same question, acceleration, tension. जल्दी आंसर चाहिए, क्विक आंसर। Yeah, acceleration and tension. Quick answer to this question. Okay. अब तो अलग अलग आंसर आने लगे, लग रहा है मुझे। अब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे अलग अलग आंसर्स आ रहे। नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आंसर्स सेम आने लगे हैं। विश्वास has given, शीर्ष, मैं आंसर पढ़ के सुना नहीं रहा हूं, बट ध्रुव, विश्वास, लावण्य, शीर्ष have given the same answer. अच्छा, विश्वास ने पहले दूसरे आंसर दिए थे, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, अब आंसर उन्होंने चेंज कर लिए। चलो ठीक है, ठीक है, वंश ने भी सेम आंसर दिया। ओके फाइन, चलो लेट्स क्विकली गेट टू द आंसर। पहली बात तो इसका ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है? इस बार इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है mg sin थीटा, यानी 50 into 4/5, यानी 40। ठीक है, 40 है इसका ड्राइविंग फोर्स।
और इसका क्या होगा 150 इंटू 3/5, क्योंकि इसका साइन 37 3/5 है, ठीक है, यानी कितना हो गया 90। तो यानी टोटल ड्राइविंग फोर्स इस बार ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, डाउनवर्ड्स ही है। तो देखो 90 प्लस 140 यानी 130, दिस इज दिस टाइम द ड्राइविंग फोर्स। और टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो यानी कितना हो गया ना 10 और 15 प्लस 5 यानी 20, यानी ये एक्सेलरेशन होगी, यानी इक्वल टू 6.5 13/2, मतलब 13/2 मतलब वही 6.5 होगा, 0 तक आंसर। अब जो एक्सेलरेशन, अब देखो इसका फोर्स या इसी का ले लो, चलो या इसको ले लो, तो इसका जो फोर्स है वो है 90, पर इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 15 इंटू 6.5, इस तरह 15 इंटू 6.5 चाहिए, यानी 97.5 चाहिए इसको। इसको डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 97.5 चाहिए, पर इसके पास तो 90 ऑलरेडी है ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से, यानी बस 7.5 और चाहिए, ठीक है ना। यानी इस बार जो टेंशन होगा, टेंशन का आंसर किसी ने नहीं दिया शायद, टेंशन का आंसर किसी ने दिया है क्या? अभी तक दिया नहीं। चलो आप शायद देना शुरू करते हैं हमें। ध्रुव हैज जस्ट गिवन द आंसर एज 7.5। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब आंसर तो आ गया ना, दैट्स इट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो देयरफॉर अब ये हो गया कि इस केस में टेंशन आ गया 7.5 और एक्सेलरेशन आ गया 6.5। देख लो, ठीक है। वंश has also given the tension as 7.5, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। Okay, now a little bit more different question हमें, and that is ये जो रॉड है ना, इस पूरे रॉड में देखना टेंसाइल फोर्स होगा हर पॉइंट। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द टेंसाइल फोर्स एट द मिड पॉइंट। फाइंड, और याद रखना इक्वेशन नहीं लिखना, फाइंड द टेंसाइल फोर्स एट मिड पॉइंट। चलो गो अहेड, ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दूं, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता हूं, चलो कोई नहीं। 10 kg एंड 10 kg, चलो चेंज कर दो। मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ध्यान रखना, आई चेंज द क्वेश्चन अ बिट जस्ट टू मेक इट लिटिल इजी। 10 kg और 10 kg और ये 5 मीटर का लेंथ। अभी मैं फिलहाल पूछा है टेंसाइल फोर्स एट द मिड पॉइंट, तो पहले मैंने अभी मिड पॉइंट का पूछा, गो अहेड। सर एक बार रिपीट कर दो, क्या निकालना है? क्वेश्चन निकालने, ये एक रॉड है, रॉड का लेंथ 5 मीटर है, रॉड के मिड पॉइंट पे टेंशन बताना। चलो स्टार्ट करो। रॉड के मिड पॉइंट पे टेंशन बताना। डोंट राइट इक्वेशन, ओनली यूज द माइंड, द चैलेंज इज दैट। इक्वेशन से तो हो ही जाता है, बट माइंड को यूज करो, और माइंड को शार्पली यूज करके, मतलब फास्ट यूज करके फटाफट आंसर। Find the tensile force developed at the midpoint. That's the question. अभी तक कोई आंसर आया नहीं है। अच्छा नहीं, एक आंसर आया है, देख रहा हूँ, शाश्वत ने दिया आंसर एक। लावण्य had answered the acceleration, एक्सेलरेशन। चलो अच्छा, वो तुमने शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा एक बार नोट कर लो कि मैंने डेटा चेंज किया, पहले मैंने 15/5 दिया था, अब मैंने 10/10 कर दिया, just to make it easy. Well, there are 2-3 answers. Shashwat has given the answer as 20 Newton. And Vishwas has given the answer as 30 Newton. Okay. चलो ठीक है, let me now start answering this question. पहली बात तो ड्राइविंग फोर्स, तो चलो ठीक है, आसान है, ये 80 हो गया और ये 60 हो गया, तो ड्राइविंग फोर्स तो वही 20 है,
और मास भी 20 है, तो यानी एक्सेलरेशन तो आ गया 20/20 यानी 1 मीटर। अब एक काम करता हूँ, टेंशन एट द मिड पॉइंट पूछा है ना, तो इसको इमेजिन इस तरीके से करो कि एज इफ देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लो जी, ये भी एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये भी एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, और इसको तार से जोड़ बस। तो उस तार में, उस थ्रेड में जो टेंशन डेवलप होगा मिड पॉइंट पे भी वही टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, बिकॉज़ दे आर एक्चुअली पुलिंग ईच अदर। सो द टू सेक्शंस एट द मिड पॉइंट, द टू सेक्शंस आर बेसिकली पुलिंग ईच अदर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो देयरफॉर अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ 1 है इधर, तो अगर ये 5 kg ऑब्जेक्ट लेते हो, तो इस 5 kg ऑब्जेक्ट की 5 kg हो, और ये भी अब 5 kg हो, क्योंकि मिड पॉइंट पे पूछा है ना, मिड पॉइंट पे ये 10 kg जो है ना 5 kg में स्प्लिट कर दिया, तो इस 5 kg का क्या फोर्स होगा ना 30, लेकिन इसको तो एक्सेलरेशन 1 चाहिए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका जो mg sin थीटा वो तो आ गया 30, mg मतलब 50 प्लस इंटू 3/5 तो 30 आ गया। फिर उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 1 चाहिए, तो 5 into 1, यानी इसको जो टेंशन यहाँ पे चाहिए वो है 35 न्यूटन, ठीक है ना। टेंशन जो चाहिए इस केस में वो है 35 न्यूटन एट द मिड पॉइंट। चलो इस वाले का आंसर किसी का सही आया नहीं, बट चलो कोई नहीं, आई मीन मस्ट हैव ट्राइड, एक बार देख लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो आंसर्स आए हैं वो है विश्वास के 30 आया, लावण्य के 20, योग के 65, ध्रुव के पहले 70 आया था, फिर 40 है, इससे पहले एक शायद और भी आंसर आया था किसी के। अच्छा सर वो 35 आया था, वो मैंने गलती से 5 को 10 ले लिया था। अच्छा चलो कोई बात, वो तो चलता रहता है। नाउ एक्चुअली यू कैन आल्सो फाइंड आउट द टेंशन एट अदर पॉइंट्स आल्सो। जैसे मैंने इसका लेंथ 5 मीटर इसलिए दिया था, मैंने इसका लेंथ 5 मीटर दिया था इसलिए सो दैट आई कैन ड्रॉ अ ग्राफ आल्सो। मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, टेंशन वर्सेस पोजीशन, यहां से लेके यहां तक का टेंशन का वेरिएशन पूरे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तो कोई टेंशन होगा नहीं, ये तो लास्ट पॉइंट है, तो यानी 0। और यहाँ पे क्या टेंशन होगा, यहाँ पे क्या टेंशन हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे 10 kg ऑब्जेक्ट का ले लूंगा फिर भी, तो ये 60 प्लस 10 तो 70, यानी एकदम लास्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो 70 होगा, ठीक है ना। अब इससे पता फायदा क्या हो गया कि अब किसी भी पॉइंट का निकल जाएगा। जैसे मैं अगर तुमसे पूछता भाई 5 मीटर मिड पॉइंट पे तो चलो 70 था, मिड पॉइंट का तो आधा हो गया, तो 70 न्यूटन, तो मिड पॉइंट का आधा 35 हो गया। पर अगर मान लो मैं 1 मीटर पे पूछता तो 1 मीटर, तो फाइंड आउट टी एट 1 मीटर, ये टोटल 5 मीटर है ना, तो 1 मीटर में अगर पूछता तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, दैट्स इट। अभी आंसर आ गया। ध्रुव, आदित्य सबने आदित्य तुमने थोड़ा गलती कर दिया, ध्रुव तुमने सही किया, आदित्य तुमने बताया, मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, आर्यन ने भी अब सही आंसर दे दिया, यानी 1 मीटर पे क्या हो जाएगा ना, देखो 5 मीटर पे तो टेंशन 70 है, तो ये यहां से यहां तक टेंशन वेरी कर रहा है, कैसे 0 से 70 वेरी कर रहा है, 0 से 70 वेरी कर रहा है, यानी 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा इस केस में 14 न्यूटन। तो यानी अगर मैं यहाँ पे 5 स्ट्रिप्स बना देता हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो 1 मीटर वाले पे क्या होगा 14 न्यूटन, 2 मीटर वाले पे 28 न्यूटन, 3 मीटर वाले पे 42 न्यूटन, 4 मीटर वाले पे 56 न्यूटन, और 5 मीटर वाले पे 70 न्यूटन। यानी अब मैं हर पॉइंट पे टेंशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो ग्राफ लीनियर, तो वो लीनियरिटी का फायदा यूज करके, मतलब फायदा वो करके बेनिफिट उठा के, आई थिंक, है ना, we can easily find out the tension at any other point also. So there is a certain progression, there is a certain way the tension is acting. तो यहाँ पे 0 और end पे 70 और ये पूरा linearly ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। चलो, I think that's it what we have time for as far as today is concerned. तो इसमें कुछ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर वो जो आपने स्प्लिट करा था 5 और 5 में, उसके बाद क्या किया था। अब मैंने क्या किया, 5 और 5 के बीच में एक थ्रेड डाल दिया, तो उस थ्रेड में जो टेंशन है वही इस क्वेश्चन का आंसर था, मिड पॉइंट वाला। ओके सर, मिड पॉइंट वाला, लेकिन अब तो मैंने उससे आगे भी कर दिया ना कि यहाँ पे टेंशन 70 है, अब तुम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, 1 मीटर पे, 1.25 मीटर पे, 2 मीटर पे, 2.5 मीटर पे, 3 मीटर पे, 3.5 मीटर पे, कहीं पे भी निकाल लो। कैसे, सिमिलर ट्रायंगल तो है, ये देखो, ये 70 हो गया, ये 5 मीटर, तो 70/5 स्लोप हो गया। अब तुम किसी भी पॉइंट का निकाल लो, स्लोप तो कांस्टेंट होगा 14।
तो बस तुम किसी भी पॉइंट को बताओ, बस 14 से मल्टीप्लाई करो उस के लेंथ का वैल्यू एंड यू विल गेट द टेंशन एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आ गई 14 वाला चीज? यस सर। सर पर सर इस केस के लिए फिर सर रॉड को यूनिफॉर्म होना पड़ेगा ना, तभी हम मास को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर यूनिफॉर्म लीकेज करा है ऑब्वियसली, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर इन दैट केस कुछ फंक्शन अलग होगा। फिर सर हमें पर यूनिट लेंथ का डिफरेंशिएट करके वो इंटीग्रेट तो सब तो फिर तो अलग कहानी हो गया। अभी तो फिलहाल तो फिर वो ओरली होना मुश्किल हो जाएगा ना। अभी तो मैं बोल रहा था कि सारे क्वेश्चन ओरली हो जाते, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट वर्क इट आउट ओरली एंड यू गेट द आंसर। ये मेरा कहने में, ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग मल्टीपल बॉडीज जब कनेक्टेड होता है भाई, मल्टीपल मूविंग पुलिस, उसके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो सर। आज के लिए हैव अ गुड डे। सर सैटरडे को होगा क्या हमारा स्कूल? अब ये नहीं पता, देखते हैं। अभी तो पहले कल मैं भी स्कूल जाऊंगा तो देखते हैं क्या डिसीजंस हो रहे हैं। ठीक है ना? चलो ओके, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।